बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे चैनल पर इस समय झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में लगी हुई कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसमें कुल 27 कहानियां हैं, जिसमें से 25 कहानियों को चैनल पर पढ़ाया जा चुका है। उस पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। लगभग 27 कहानियों पर आपको 300 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। आप चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर झारखंड पीजीटी हिंदी के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अगली कहानी, रसिक संपादक। बहुत ही बेहतरीन कहानी और हास्य व्यंग्य कहानी। प्रेमचंद की सभी कहानियों को पढ़ने के बाद अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको जरूर इस कहानी पर हास्य रस की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1933 मार्च 1933 में इसका प्रकाशन वर्ष है। मानसरोवर भाग में यह संकलित है, जो कि मानसरोवर भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1936 है, जिसमें कुल 27 कहानियां हैं। रचनाकार प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पे प्रश्नोत्तरी करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रसिक संपादक पर हम प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। पहला ही प्रश्न है आपका, रसिक संपादक कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। तो इसमें सीमित पात्र हैं, अधिक पात्र इसमें नहीं है। आपको उपन्यास और निबंधों में अधिक से अधिक पात्र मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला ही पात्र है पंडित चोखेलाल शर्मा। इन्हीं पर संपूर्ण कहानी रची गई है, जहाँ पर इनके पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये अधिक से अधिक रसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। एक अगला इसमें पात्र है कामाक्षी, जो कि कवित्री रहती हैं और इनकी कविता कहीं भी छपती नहीं है किसी भी पत्र में, लेकिन पंडित चोखेलाल शर्मा जी को जब मिलती है तो वह इतना प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वो रसिक हो चुके रहते हैं। तो वो अपनी कविता में मतलब इनकी कविता को, कामाक्षी देवी कविता को अपने पत्र में संपादित करने के लिए हामी भर देते हैं। और एक अन्य पात्र इसमें है मैनेजर, जहाँ पे इसका नाम नहीं दिया है। लास्ट में कहानी में मैनेजर आते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य की कुटिया की उपाधि किसे दी गई। तो साहित्य की कुटिया की उपाधि यहाँ पर पंडित चोखेलाल शर्मा को दी गई। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, रसिक संपादन का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो रसिक संपादन का प्रकाशन वर्ष आपका है मार्च 1933। अगला प्रश्न कथन से है। यहाँ पर कविता है, कविता को देकर कथन पूछा गया है। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, भाग सकोगे। उक्त कविता के रचनाकार कौन हैं। तो प्रस्तुत कविता कामाक्षी देवी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो पंडित चोखेलाल शर्मा को भेजी गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कवित्री कामाक्षी देवी। अगला प्रश्न है रसिक संपादक का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। तो महत्वपूर्ण है ये। तो इसका प्रकाशन जो था कि जागरण पत्रिका में हुआ था। कहानी संग्रह समाप्त होते ही एक और प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, एक और आपकी वीडियो क्लास रहेगी। संपूर्ण कहानी का प्रकाशन वर्ष, एक साथ सभी कहानियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सब एक साथ, और सभी कहानियों के पात्र कुल एक साथ आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शर्मा जी के अनुसार कविता करने के लिए क्या आवश्यक है। ये शर्मा जी के अनुसार है और यहाँ पर उन्होंने रूप, यौवन और नजाकत, इन 3 गुणों को कविता करने के लिए आवश्यक माना है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये शर्मा जी के अनुसार है कविता करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर आप चिंतामणि भाग 1 निबंध पढ़ेंगे, उसमें है कविता क्या है, शुक्ल जी द्वारा रचित है। तो वहां पर आप देखेंगे कविता करने के लिए आपको 10 विशेषताएं दी गई हैं, अर्थात 10 गुण दिया गया है क्या क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है कामाक्षी के आने पर शर्मा जी कहाँ जाना चाहते थे। तो कामाक्षी के आने पर शर्मा जी प्रयाग चले जाना चाहते थे उसी ही दिन, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था कि नाम के अनुसार कामाक्षी का स्वरूप भी होगा, बहुत सुंदर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका ठीक उल्टा होता है। वो काली रहती हैं, मोटी रहती हैं, जिन्हें देखकर वो एक तरह से घृणा करने लगते हैं और वो तुरंत भाग जाना चाहते थे प्रयाग। अगला प्रश्न है पंडित चोखेलाल शर्मा किस पत्र के संपादक थे। तो इसी पत्र में सभी ये जो पत्र है इसी में सभी कवित्रियों की कविताएं छपती थी और ये स्त्री
प्रेमी ज़्यादा थे, तो यहाँ इनका पत्र का नाम है नवरस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे संक्षिप्त रूप से आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत की गई है। इसके बाद हम संपूर्ण कहानी का वाचन करेंगे, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पंक्तियाँ भी आई हैं। एक पंक्तियाँ आप देखेंगे कि जब कामाक्षी का पत्र आता है, उसकी कविता आती है, तो शर्मा जी लिखते हैं कि आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग दी है। ऐसे ही एक पंक्तियाँ यहाँ पर आती हैं कि शर्मा जी कहते हैं कि जब वह कामाक्षी देवी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि कोई कितना भी क्षुधातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा, मतलब कोई कितना भी भूखा हो तो कोई गोबर नहीं खाएगा। ऐसे से बहुत ही कथन यहाँ पर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसके लिए हम कहानी का संपूर्ण वाचन जरूर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी रसिक संपादक। प्रारंभ करते हैं अगली कहानी मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह की 26वीं कहानी रसिक संपादक। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, एक पति के रसिक संपादक होने की कहानी है। इसके पहले की 25 कहानियों को चैनल पर पढ़ाया जा चुका है, उस पर प्रश्नोत्तरी भी हो चुकी है। इसकी आपको प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया और रसिकता मात्रा भी कुछ बढ़ गई। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हों तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं। बहुधा लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है, आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिवान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी कम न होगी। और कविताएं तो उनके हृदय की हिलोरे, विश्ववीणा की अमरतान, अनंत की मधुर वेदना, निशा की नीरव गान होती थी। प्रशंसा के साथ दर्शनों की उत्कृष्ट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे न भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य हमें मिला तो अपने को धन्य मानूंगा। लेखिकाएं अनुराग में प्रोत्साहन से भरे पत्र पाकर फूली न समाती। जो लेख अभागे भिक्षुकों की भांति कितनी ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौटाए थे, उनका इतना आदर। पहली बार ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है, और सभी संपादक अहन्मय हैं, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं। मतलब कवि जो है, जो यहाँ पे रसिक संपादक हो गया है, वो गुणों का पारखी बन गया है और सभी उस संपादक को अहंकारवान बता दिया गया है। अपने आगे किसी को समझते ही नहीं। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। इन संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दें। वह तो कहा है कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए। और स्त्रियों से द्वेष करो, यह उसी का दंड है। यह भी संपादक ही है, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस, सब पत्रों में राजा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा पत्र है सब पत्रों का राजा, तो नवरस। आगे बढ़ते हैं हम अब। चोखीलाल के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, जन्ममरण के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुनने की अभिलाषा करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती, और महीनों में 10-5 महिलाएं उन्हें आकर दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी को उनकी आवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते, आग्रह से उन्हें एक आध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे, खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा हो जाती। मशहूर तो यहाँ तक है कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं के साथ ही घनिष्ठ संबंध हो गया है, लेकिन इस विषय में हम निश्चित पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहाँ आ जाती हैं वह शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती हैं। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है। तो यहाँ पर साहित्य की कुटिया का तपस्वी किसे कहा गया है? शर्मा जी को, पंडित चोखेलाल शर्मा जी को।
विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतः स्थल में संचित रखकर मूक वेदना में माधुर्य प्रेम भाव का रसपान कर रहा है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उनकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म मान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक क्षुधित प्राणी को थोड़ी सी मिठास दी जा सके तो उसे भंडार की शोभा है। कोई देवी पार्सल से अचार भेजती, कोई लड्डू, एक ने पूजा का ऊनी आसन अपने हाथ से बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी, दूसरी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती थी। अब वह किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों को उनसे कड़ा रक्षक शायद कोई मिले। पुरुषों से तो शर्मा जी का हमेशा तीव्र आलोचना मिलती थी। श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो उन्हें स्त्रियों में ही पाया। एक दिन संपादक को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते थे, लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे। कविता इतनी सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था, संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गीत, याचना भरे नेत्र, बिंबाधार अर्थात यहाँ प्रतीकों का प्रयोग कर लिया गया। चंपाई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई, पहले गोद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। ये सारी उनकी कविताओं के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं। ये ध्यान देना है कि एक लेखिका की कविता की क्या क्या विशेषता है। उन्होंने जो कविता थी 2-4 बार पढ़ी और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है आगे कविता में। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डालूंगी, मैं तुम्हारी कमर में करपास कर दूंगी, मैं तुम्हारी पांव पकड़कर रोक लूंगी, तब उस पर सर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कोपल चिपका दूंगी। उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? कविता की लेखिका कौन है? कामाक्षी। ये ध्यान देना है, इस कहानी में कविता आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं कह नहीं सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी, अर्थात एक ऐसी प्यास जाग उठी कि जो मुझे भस्म किए डालती थी। नहीं मतलब एक प्रकार से एक ऐसी आग जाग उठी कि जो उन्हें भस्म कर दे रही थी। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं, बस यह आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहां से यह तृष्णा मिली है। मन पतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से यह भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अच्छा भंडार है। उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं सुनी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया वह मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न कर डालता है। आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता, वह केवल विनोद कीना है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग से तपा है। मैं इसे परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शन का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया अनुराग की भेंट के लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही प्रेम भरा, एक तरह से कहेंगे, पत्र लिखा उस कवित्री को दर्शन पाने के लिए। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभ आगमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर ठाठ से कार्यालय में बैठे।
तो सारा दफ्तर चमक उठा। दफ्तर की खूब सफाई कर दी गई। बरामदे में गमले रखवा दिए गए। मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती है, अभी 8:30 बजे हैं। 9:30 तक यहाँ आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूंछों से 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उखाड़कर फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं, कोई हरज नहीं। इससे रंग कुछ और ज्यादा ही जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आया हो। युवकों के लिए प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महित्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों का प्रेम उल्टे और कुछ ले जाता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, ये महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगी। मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हैं। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर ना हुई। देवी जी डरते डरते समीप आ गए। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर यह वह मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली मोटी अधेड़ चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उसे पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वह सारी मन की मिठाइयां जो वह महीनों से खा रहे थे, पेट में सूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता। उस पर कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात ही से सिर दर्द से बेचैन हूँ। आपकी क्या खातिर करूँ? कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, यह तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलते जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलूं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर अब मैं नहीं जा सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है, नाड़ी टूटी जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लीलता तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदरी युवती की कलम से वह कविता कामबाड़ थी। इस डाइन की कलम से तो यह परनाले की कीचड़ है। मैं कहता हूँ, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? वह क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप पूछती हैं, मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूँ आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देखकर न लंबा हो जाएगा, अर्थात भाग जाएगा। कविता क्या है जिसका न सिर है न पैर है? मात्राओं का तो इसे ज्ञान नहीं है और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास करती है तो फिर गधा भी गा सकता है, उड़ भी नाच सकता है। इस राण को इतना भी नहीं मालूम, कविता करने के लिए रूप और यवन चाहिए, नजाकत चाहिए। भूतनी सी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही क्षुधातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा? और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा लेते आई है, इसमें वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वह ऐसी कोई बात नहीं, 2-4 दिन की विश्राम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी। आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि नहीं होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी।
आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी है वह कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया। नहीं, मैं तो निराश हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहे रख लो। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू किया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाऊं? ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा? यह तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगा। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा हो। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े होकर अपना स्वर अलाप रहे हैं। कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। यह गधी टलेगी भी, यह यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी। इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभाव का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने चली। इस मुंह से महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कामाक्षी की कविता की आलोचना उन्होंने किस प्रकार से की, सुभद्रा कुमारी की कविताओं और महादेवी वर्मा की कविताओं से। आखिर रहा न गया, बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना? आप यह संग्रह यहीं छोड़ जाएं, मैं अवकाश में पढ़ूंगा। इस समय तो बहुत सा काम है। कामाक्षी ने दयाद्र होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है। आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा? जरा मैं ड्रामा सुनाना चाहती थी। खेद है, कल मुझे जरा प्रयाग जाना है। तो मैं भी आपके साथ चलूं? गाड़ी में सुनाती चलूंगी। कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटेंगे कब तक, यह भी निश्चय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 77। कामाक्षी ने आध घंटे तक उनका इंतजार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत होने ही नहीं पाता था। निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आराम की सांस ली, उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर न करे फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशर्म है, उल्टा कहीं की। आज इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फार्म तो मशीन पर है, कोई हरज नहीं, फार्म उतार लीजिए। बड़ी देर होगी, होने दीजिए, वह कविता नहीं जाएगी। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कहानी, एक प्रकार से हास्य और व्यंग्य कहानी जो प्रेमचंद की रचित है। तो बहुत अच्छी कहानी है ये। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ और अंतिम कहानी के साथ। मानसरोवर भाग 1 की अंतिम कहानी, मनोवृत्ति। तब तक के लिए धन्यवाद।